तो भाई सब लोगों को सलाम, नमस्ते, आदाब और वेलकम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के आखिरी सैटरडे को दानिश इकबाल साहब पेश करते हैं अपना एक नया इवेंट। तो आज जो है इंडियन डायस्पोरा का जो थीम है वो रिमेम्बरिंग नैयरा नूर, वो धूप किनारा जज्बे दिल का। इनको इनके साथ देने के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर मोहम्मद अतहर मसूद साहब भी तशरीफ रखते हैं और लुत्फ ग्रुप का दिल्ली से सारे आर्टिस्ट भी। तो इससे ज़्यादा मुझे आज के इवेंट में ज़्यादा नहीं कहना। दानिश इकबाल साहब इसके एंकर हैं और यही इसको लीड करते हैं। तो दानिश इकबाल साहब, वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा लुत्फ ग्रुप के जो भी आर्टिस्ट हैं जिनकी मदद से हम इसे पेश करने वाले हैं। हमारे साथ दिव्या हैं, दिव्या ओहरी, चित्रा कुमार हैं, अजय मनकोटिया हैं, मेजर जनरल वजीफा याब जनाब टीके गाजरिया हैं, अनीलम कोहली हैं, नंदिता ठाकुर हैं और ऋचा प्रकाश हैं जो कि मेरे स्टूडेंट हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया, मोहम्मद अतहर मसूद साहब हमारे साथ हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं और म्यूजिक के एक्सपर्ट हैं और फारसी ज़बान व अदब में आपने डॉक्टरेट की है और जाने माने अदबी रिसाले रावी के आप एडिटर रह चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत मशहूर जो क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद हैं बदरुज़्ज़मा और उस्ताद कमरुज़्ज़मा, आपने उनसे क्लासिकी मौसीकी सीखी है और आप एक अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ के रेडियो के। और आपकी बहुत सी किताबें हैं। नक्शे मसूद आपके वालिद साहब जो हैं कैलीग्राफी के अच्छे बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, उनके नमूनों पे है। उसके अलावा आपकी एक किताब है डॉयंस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल म्यूजिक, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के सभी बड़े म्यूजिशियंस के बारे में आपने बताया है। मशहूर ईरानी कहानीकार जमाल मीर सादिकी की कहानियों के आपके दो कलेक्शंस छप चुके हैं। इसके अलावा मकालात मसूद जो कि सब कॉन्टिनेंट की म्यूजिक पे आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ तक के नाम से आपका एक ट्रैवलॉग भी छपा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाजिद अली शाह ने एक किताब लिखी थी, उसको अमीर मीनाई ने उस पर एक तफसीर लिखी थी, आपने उसको अपने तारुफ के साथ वजाती नोट के साथ छापा है। और 1916 में पहली ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सबको याद होगा, जो बड़ौदा में हुई थी। उसमें अब्दुल हलीम शरर साहब का जो कलीदी खुतबा था, जो आपकी टॉक थी, आपने उसको भी वहाँ छापा है। और आप लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ा भी चुके हैं। तो हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अतहर मसूद साहब का। और अब हम शुक्रिया दानिश भाई। जी, और अब हम शुरू करते हैं आज का मौजू। तो ख़वातीन हज़रात, साहिल लुधियानवी ने अपने दौर की एक गुलकारा के बारे में एक नज़्म में जो निजी बल्कि सवानही अफसाना लिखा था, वो तो कुछ और ही था। आप उस पर रिसर्च करेंगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा। लेकिन उसका एक हिस्सा आज हमारे जज्बात की तर्जुमानी के लिए काफ़ी मुनासिब और ख़ासा मौजू महसूस होता है। यानी हम शायर होते या कम से कम शायर होते तो नैयरा नूर की आवाज़ के बारे में कुछ यूं कहते, यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। शहद सा घुल गया तलखाबे तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के सियाह खाने में। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जिस तरह फूल चटकने लगे वीराने। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। तो ख़वातीन हज़रात, हमारी जनरेशन के बहुत से लोग नैयरा को फैज की वजह से, बल्कि फैज को नैयरा की वजह से शायद जानते हैं। याद कीजिए उस दौर को जब कैसेट प्लेयर पर सबसे ज्यादा बजाया जाने वाला कैसेट हुआ करता था नैयरा सिंग्स फैज। ये वो दौर था जब भुट्टो साहब नए नए वजीर आजम बने थे, मिसेस गांधी से बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे, समझौता एक्सप्रेस शुरू हो चुकी थी। नतीजे में समझौता एक्सप्रेस में जो सामान आता था उसमें एक कैसेट भी आती थी जो हाथों हाथ हिंदुस्तान में ली जाती थी। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान के आम इंसान तक गाने के माध्यम से
फैज सबसे पहले नूरजहां की मदद से पहुंचे थे। नूरजहां की आवाज में जब हम लोग फैज की मशहूर नज्म ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सुनते थे तो ऐसा लगता था कि मलका तरन्नुम सुनने वालों को शायद मना कर रही हैं कि उनसे पहली सी मोहब्बत की उम्मीद और मांग ना की जाए। और साहब, ये मांग शायद कम से कम हमारी नस्ल वालों में से कोई कर भी नहीं रहा। तो यही वजह है कि फैज साहब की कोई दूसरी तख्लीक मलका तरन्नुम की आवाज में उस मकबूलियत तक न पहुंची। फिर मेहदी हसन साहब समझौता एक्सप्रेस पे बैठ के आए, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया तो कू बकू फैल गई उन्हीं की आवाज। फिर 3-4 साल तक वो अपनी मखमली आवाज से फैज के गुलों में रंग भरते रहे। लेकिन साहब, ये दोनों नगमे काफी मकबूल होने के बावजूद रैंडम नंबर से ही कहे जाएंगे, क्योंकि मरबूत तौर पर बाकायदगी से किसी ने भी कलाम फैज को एक साथ पेश करने की कोई कोशिश नहीं की थी। इस पस मंजर में जब नैयरा सिंग्स फैज आया तो ये एक नया, बल्कि हम हिंदुस्तानियों के लिए सरहद पार से आया एक ताजा म्यूजिकल एक्सपीरियंस साबित हुआ और बाज़ो हलकों में हाथों हाथ लिया गया। और इसका सबूत आज की ये महफिल है जिसमें वो सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो म्यूजिक बहुत मोहब्बत से सुना था। एक अगर निजी बात कहूं तो ये वो दौर था जब किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाला कोई आम स्टूडेंट कैसेट प्लेयर या 2-in-1 खरीदने का सोच भी नहीं सकता था। चाय तक के पैसे नहीं होते थे हम लोगों के पास। कॉमन रूम में पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड घिसे हुए बजते रहते थे और म्यूजिक सुनने के लिए बाकायदा प्रॉपर ड्रेस में हम लोगों को टाई वाई लगा के या शेरवानी पहन के जाना पड़ता था। और वहां जूनियर्स की फरमाइशें सीनियर्स की दादागिरी की वजह से कभी काबिले इतना नहीं समझी जाती थी। सिर्फ यूनिवर्सिटी मार्केट के चाय खानों में ही नैयर नूर की आवाज में फैज को सुनने जाना पड़ता था। आज भी याद है कि उस कैसेट के कवर को देर तक बारीक बीनी के साथ पढ़ने के बाद हमने अपनी मशहूर जमाना काबिलियत का मुजाहरा करते हुए अपने एक दोस्त से शिकायती लहजे में पूछा था कि जब शायरी और गायकी सब कुछ अपनी जबान में है तो ये टाइटल अंग्रेजी में क्यों है। और फिर आलिमाना शान के साथ ये भी कहा था कि इसका टाइटल फैज संग बाई नैयरा होना चाहिए था। नैयरा का नाम पहले और फैज का नाम बाद में क्यों? ये तो हिफ्ज मरातिब के खिलाफ है। प्रोटोकॉल भी साहब कोई चीज होती है कि नहीं? हमारे वो जो दोस्त थे बहुत ही जले भुने तल्ख इंसान थे, जैसा दोस्तों को होना चाहिए। कहने लगे, देखिए साहब, नैयरा भी आपकी जबान का लफ्ज है और फैज भी। सिर्फ एक लफ्ज सिंग्स गलती से बीच में आ गया, इसलिए अगर मुमकिन हो तो बेचारे शोएब हाशमी को माफ कर दीजिए जिन्होंने अंग्रेजों के देश से वापस आकर ये कैसेट प्रोड्यूस की है। बाय द वे वो फैज के सगे दामाद हैं, आपको मालूम है। अगर वो नैयरा को ससुर से ज्यादा अहमियत देते हैं तो आप भला इसमें क्या कर सकते हैं? तो साहब उन्होंने हमको कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश की कि शोएब हाशमी कोई मामूली आदमी तो है नहीं जिनके फैसलों पर हम जैसे तिफले मकतब एतराज की जसारत करें। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने के बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ट्रेनिंग ली है और उसके बाद पता नहीं कितने टेलीविजन प्रोग्राम बनाने के बाद उन्होंने अपनी ससुर की 65वीं सालगिरह के मौके पर एक दामादी तोहफा पेश किया है और EMI के लिए नया एल्बम नैयरा सिंग्स फैज पेश किया है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये कहानी उस एल्बम की है जिसकी एक एक लाइन हम सबको आज तक याद है। तो अंग्रेजी टाइटल से साफ जाहिर था कि ये एल्बम उस नई नस्ल के लिए तैयार किया गया था जो नूरजहां और मेहदी हसन को पुराना समझने लगे थे और नए दौर और नए अंदाज की चीजें नई आवाजों में सुनना चाहते थे। तो साहब, लंबी बात का मुख्तसर सार ये है कि ये एल्बम न सिर्फ फैज बल्कि उर्दू शायरी से भी हम लोगों का पहला पहला प्यार था, पहला पहला तारुफ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हम म्यूजिक सुन रहे हों, क्योंकि बकिया साजों की आवाज बराए नाम ही आती थी। शायरी में जिस माहिराना सादगी को सहले मुमतना कहा जाता है, यह एल्बम मौसीकी में उस सादगी की बेहतरीन मिसाल थी। हमारे साथ दिव्या ओरी हैं, तो आइए दिव्या की मदद से याद करते हैं उस एल्बम की एक कंपोजिशन को जो हम सब की सुरीली यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है और जो उस दौर में हमसे एक नई शुरुआत के लिए कह रही थी।
वो शुरुआत जो शायद आज तक ठीक से नहीं हो पाई। अब दिव्या गाएंगी तो शायद हो जाए। ये दिव्या, ओवर टू दिव्या ओरी। Thank you so much. चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए, जो गुजर गई है रातें, जो गुजर गई है रातें, उन्हें फिर जगा के लाए, उन्हें फिर जगा के लाए। जो बिसर गई है बातें, जो बिसर गई है बातें, उन्हें याद में बुलाए, उन्हें याद में बुलाए। किसी शैलशी पे छलकी वो धनक, किसी खबा की, किसी रग में कसमसाई वो कसक, किसी अदा की। कोई हर्फ़े बेमुरवत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल कहे बाम फिर से टूटा। ये लगन की और जलन की, ये लगन की और जलन की, ये मिलन की ना मिलन की, ये मिलन की ना मिलन की। जो सही है वारदातें, जो सही है वारदातें, जो गुजर गई है रातें, जो बिसर गई है बातें, जो बिसर गई है बातें, कोई उनकी धुन बनाए, कोई उनका गीत गाए। चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए। जी बहुत शुक्रिया। सभी हाजिरीन की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने उस खूबसूरत नगमे की इतनी खूबसूरती के साथ याद दिलाई। तो ख़ातिन व हज़रात, आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नैयरा नूर ने अपनी गुलकारी के लिए हमेशा निहायत खूबसूरत शायरी का इंतखाब किया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता था कि नैयरा ने संगीत की कोई रस्मी बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। उन्होंने एक आध इंटरव्यू में ये कहा था कि बचपन में वो कमला झरिया और कानन देवी के भजन सुनती थी और बेगम अख्तर की ठुमरी और गजल, यही उनकी कुल तालीम थी, यही उनकी मीरास थी। वो कहती थी कि बाकी गाने बस रेडियो पर सुन सुनकर सीखे, यानी गाने की ललक उनके अंदर थी। उन्हें अच्छे गाने की पहचान थी और बड़े एहतराम से कहती थी कि मैंने बड़े लोगों को बहुत सुना है। और जब वो बड़े लोगों को कहती थी तो दिल से बात निकलती थी कि वो उनको बड़ा समझती थी। अच्छा और मुश्किल गाना बहुत सुना है और वो भी मैं समझती हूँ कि एक इल्म है। मैं दिन रात उसी संगीत में सांस लेती हूँ
बड़े बड़े उस्तादों के गानों को सुनती थी और अब भी सुनती हूँ। ये उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। तो रेडियो से नैय्यारा नूर के टेलीविजन तक पहुंचने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वो ये कि टेलीविजन पर नैय्यारा नूर का ऑडिशन हुआ रेडियो के तकरीबन 3 साल के बाद, लेकिन टेलीविजन के जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वजह उन्होंने ये बताई कि ये रेडियो नहीं है जिस पर कोई भी गाना गा सकता है, टेलीविजन के लिए शक्ल भी होनी चाहिए। जब ये बात कहना चाहिए इतनी रूड और बदतमीजी की बात शोएब हाशमी साहब को मालूम हुई तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। अच्छा, उनका ये तकिया कलाम था कि वो हर बात को पहले कहते थे अच्छी बात है, उसके बाद उन्होंने कहा अब मेरे शो में सिर्फ नैय्यारा ही गाएंगी और हर हफ्ते गाएंगे। तो हमें शोएब हाशमी साहब की इस जिद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसकी वजह से नैय्यारा को हर हफ्ते कुछ ना कुछ गाना पड़ता था, गाना होता था, और यूं उनके गानों का खजाना बढ़ता गया और टीवी की मारिफत, उनका नाम और काम हर जगह जा पहुंचा, हम तक आ पहुंचा, आप तक जा पहुंचा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नैय्यारा नूर को सुनते हुए बिला वास्ता तौर पर अदब और शायरी का ज़ौक हासिल किया। जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि शेर की समझ और अदायगी वो कहती थी कि उन्होंने बेगम अख्तर से सीखी, लेकिन साहब जज्बे की जो शिद्दत उनके गानों में थी, उनकी मौसीकी में थी, वो खुद उनकी अपनी थी और ये उनकी मीरास है और हमेशा रहेगी। आवाज के आईने में साफ और शफाफ जज्बों को आप बहुत वजाहत के साथ देख और समझ सकते हैं। वो किसी नज्म को एहसासात की शानदार बल्कि शाहकार पेंटिंग की तरह से पेश कर सकती हैं। किसी दूसरे गाने को वो सुनने वाले के दिल की आवाज बना सकती हैं। और नैय्यारा नूर के गाने से ही हमने जाना कि दर्द बहुत तरह के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, दर्द के कई रंग होते हैं। दर्द का एक रंग कासनी भी होता है और दर्द के कासनी बाजेब कैसे बजाती है रात, ये सब समझने और सोचने का काम नैय्यारा के संगीत ने हमसे कराया। हम सोचते थे, सुनते थे कि दर्द के कासनी बाजेब बजाती निकली। ऋचा प्रकाश की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बल्कि उनकी सोप्रानो आवाज की मदद से आइए नैय्यारा की यादों और संगीत की उनकी विरासत से ये क्यों ना कहा जाए कि उनके जाने के बाद कम से कम वो तो हमारे साथ रहे। तो इमेजिन कीजिए कि ऋचा नैय्यारा की याद से मुखातिब है, वो जो भी कह रही हैं वो नैय्यारा की याद से कह रही हैं। ओवर टू ऋचा। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, मेरे खातिर मेरे दिलदार मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहमे मुश्क लिए नेश्तरे अलमास लिए, बैन कर
तीनों में निहा हाथों की राह तकने लगे आस लिए, राह तकने लगे आस लिए। जी अतर साहब, अतर बहुत मसूद साहब। शुक्रिया ऋषभ प्रकाश, बहुत 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 खूबसूरत आपने कलाम पेश किया फैज साहब का नैयरा की याद में। जैसे कि अभी दानिश साहब ने फरमाया, हमें बिल्कुल उन दिनों की याद आना शुरू हो गई, अगरचे चंद दहाइयां पहले की बात है। बहुत बहुत लुत्फ आया। दानिश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मुबालगा आमेज मैं कहूँगा मेरा तारुफ करवा दिया अपने सारे दोस्तों के ग्रुप से। नैयरा के फन पे जैसे कि आपने इब्तदाई गुफ्तगू में फरमाया, बात करते हुए बहुत जरूरी है कि हम जो 1970 के करीब का जो पाकिस्तान का म्यूजिकल सीन है उस पर एक नजर दौड़ा लें। एक मजमूई जो मंजरनामा था पाकिस्तान में मौसीकी का, वो क्या था? अगर देखें तो उस वक्त आप गजल गायकी की जो रवायत थी वो बड़ी मुस्तहकम हो चुकी थी। बड़े बड़े नाम थे हमारे सामने, मेहदी हसन साहब हैं, अमली साहब हैं, और खवातीन बालबानों जैसे बड़े नाम, मैं चंद एक सिर्फ नाम लेने पर इत्तेफाक कर रहा हूँ, ऐसे नाम मौजूद थे। फिल्म की म्यूजिक की रवायत भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उर्दू शायरी की जो यानी गजल की जब अभी बात हुई तो उसमें बहुत अच्छी गायकी हो चुकी थी। लेकिन एक सिंफ है जो जी अतर मसूद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर आप अपना वीडियो बंद कर दें तो शायद आवाज आने लगेगी। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आवाज हाँ, मैं एक्चुअली सुन पा रहा हूँ। इंटरनेट की स्पीड का इशू है, तो इसलिए आप चाहें तो आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज ज्यादा आसानी से आ सके। अब बेहतर? आपकी आवाज आ नहीं रही है, टूट टूट के आ रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार कैमरा बंद करके देखिए। जी क्या कर दिया? जी, आई थिंक वो नहीं, हमारे साथ नहीं, आप हैं हमारे साथ। सब जी है। जी अतर साहब, प्लीज कंटिन्यू, शायद ऑडियो आ जाए। अनम्यूट करें। जी अतर साहब, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, प्लीज कंटिन्यू। जी जी हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि गजल गायकी की तरफ तो बहुत तवज्जो हो चुकी थी, लेकिन जो आजाद नज्म जो एक सिंफ शेर के तौर पे तो सामने आ चुकी थी, लेकिन हमारे जो मूसीकार हैं और गुलकार हैं उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं गई थी। तो उस वक्त अगर देखें तो दो ऐसे कंपोजर हमें नजर आते हैं पाकिस्तान में। में से नाम है खलील अहमद साहब और साहब। इन दोनों ने आजाद नज्म को कंपोज करने की कोशिश की। खलील अहमद साहब तो बहुत सीनियर थे, फिल्म म्यूजिक में भी उस वक्त उनका बहुत नाम था, तजर्बाकार, पुराने और पढ़े लिखे थे। लेकिन अरशद महमूद साहब शुएब हाशमी साहब के क्लासरूम स्टूडेंट हैं। अरशद महमूद साहब और शुएब हाशमी साहब फैज साहब के दामाद थे, तो दामाद हैं, तो उनकी फैमिली में आना जाना उनका था। तो उन्होंने कुछ
फैज साहब की नज़में कंपोज की, खलील अहमद साहब ने की। तो उन दोनों को अगर हम देखें तो उनको इन नज़मों के लिए जो मुनासिब तरीन मौजू आवाज़ लगी वो नय्यरा नूर की थी, जो उन दिनों खुद एक यानी अभी उनका तालिब इल्मी का दौर था या उससे फौरी बाद, तो वो उन्होंने इस आवाज़ में वो चीज़ नोट की कि जो इस कलाम को बेहतर अंदाज में पेश कर सकती है। तो वो जब चंद एक चीजें उन्होंने गाई बहुत आगाज में, आज बाजार में पाबजोला चलो, अहमद शमीम साहब की बड़ी मशहूर नज्म कभी हम खूबसूरत थे, वही 70 की दहाई के आगाज में, खा मरते नहीं, तुम मेरे पास हो, जैसा कि अभी हमने सुना भी। तो इन चीजों का बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ सामाईन में और मीडिया में। और हम देखते हैं कि ये जो है इन की वजह से, इन दो मौसीकारों की वजह से नय्यरा जिसको कहते हैं ना इंस्टेंट हिट, तो वो उनको मिली। और जाहिर है गायकी भी उनकी वो तो नहीं थी कि मतलब बाकायदा सीखा हो, लेकिन उनका तलफ़ुज़ और लबो लहजा इतना अच्छा था कि वो सूट कर गया इस इतने यानी मायारी कलाम को। और फिर जो गाने में बहुत अहम चीज होती है, चाहे गजल हो, फिल्मी गीत हो, नज्म हो, व्हाटएवर, कि इंतखाब कलाम बहुत मैटर करता है। तो उसने भी बड़ा इसमें रोल अदा किया। दानिश साहब कुछ इजाफा फरमाना चाहेंगे इसमें? जी जरूर जरूर। देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया था मसूद साहब ने कि गजल गायकी के मैदान पर नय्यरा से पहले जिन गुलकाराओं का राज हुआ करता था, मैं मर्दों की बात नहीं करना चाहूंगा, वो अपनी गायकी से ज्यादा अपनी जर्फ बर्फ बेशकीमत साड़ियों और कीमती हीरो के लश्कारे मारते हुए जेवरात के लिए मशहूर हुआ करती थी, या फिर ग्लैमर और अदा के लिए, या फिर अपने सिग्नेचर, एक लफ्ज है ठस्सा, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, वो अपने ठस्से के लिए जानी जाती थी। ठस्सा का मतलब होता है कॉन्फिडेंस और अदा भी। और तो ये सारी जो गुलकाराएं थी, ये हमेशा सेंट्रल स्टेज पर पूरे तुम तराक के साथ और बसा औकात हारमोनियम के साथ रौनक अफरोज होती थी। और हाजरीन पूरी तनदही के साथ गजल सुनने से ज्यादा गजल देखने का फरीजा अंजाम देते थे, बल्कि सर अंजाम देते थे। नय्यरा नूर ने ये सब कभी कुछ न किया। सच तो यह है कि सिवाय आवाज उन्होंने कभी किसी चीज की नुमाइश से दानिस्ता तौर पर न सिर्फ परहेज किया, बल्कि ताज जिंदगी गुरेज किया। जब नय्यरा नूर हर हफ्ते टेलीविजन पर नजर आनी शुरू हुई, तो वो सुरमई या कत्थई चादर ओढ़े, वो जो होती है, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट है पंजाब का, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो वो ओढ़ती थी और बगैर कैमरे की आंख से आंख मिलाए निहायत खामोशी से गाना गाया करती थी। शुरू के दौर में वो आमतौर से बहुत अदब के साथ दो जानू होकर फर्श पर बैठती थी और फर्श से कभी नजर नहीं उठाती थी। चेहरे या आंखों में कोई भाव लाए बगैर तासुरात से आरी अंदाज में वो ऐसे गाती थी कि आवाज की हरकत के अलावा और कोई हरकत नजर नहीं आती थी। जब कई प्रोग्राम्स में किसी ने उन्हें हिलते दुलते हरकत करते नहीं देखा, तो कई शरारती लोगों को यह शुबा भी हुआ कि बेचारी लड़की किसी माजूरी की शिकार है। एक अफवाह यह भी उड़ी कि ये सिंगर इतनी कमजोर है कि गाने के बाद बेहोश हो जाती। नतीजे में अगली किस्म में प्रोड्यूसर्स ने प्रोग्राम की शुरुआत में उनको बाकायदा अपने पैरों पर आते हुए दिखाया और गाना भी उन्होंने काफी फरमाइशों के बाद खड़े होकर गाया। तो सब रेडियो और टीवी पर जिन लोगों ने नय्यरा नूर को उस जमाने में सुना, हम लोगों ने तो नहीं सुना, अमृतसर वाले सुन लेते थे, देख लेते थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि नय्यरा की गायकी का जुदागाना अंदाज है, उनकी पेशकश की सादगी बहुत ही मुनफरिद है, उनकी आवाज में एक ठहराव है और जैसे कोई बहता हुआ चश्मा है। आवाज में सुरूर है, एक अलग अंदाज का सोजो गुदाज है, जो नय्यरा नूर को दीगर गुलकारों से मुमताज और जुदा हैसियत देता है। तो इसी दौरान नय्यरा नूर की गाई बुजुर्ग शायर बहजाद लखनी उस जमाने में जिंदा थे शायद, या जा चुके थे आई थिंक जी। तो उनकी एक गजल को बहुत शोहरत मिली जिसका मतलब था, ए जज्बे दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल ला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। कितना जी चाहता हम सबका हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो, दो कदम चले और मंजिल आ जाए। तो देखिए, ये थी शायरी की बात।
ये गजल इस बात का सबूत है कि नैय्यारा नूर की आवाज में गजल की गायकी के एतबार से बड़ी ही इनफरादियत थी। इसकी तर्ज काफी सीधी सादी बल्कि सहल महसूस होती थी और 3-4 बार सुनने के बाद हम सब उसे दोहराने पे मजबूर हो जाया करते थे। और यही वजह है कि आदाद व शुमार अगर डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से आप देखें यूट्यूब का, तो नैय्यारा नूर की शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गजल बहजाद लखनवी की लिखी यही गजल है, जिसकी तर्ज शायद मास्टर मंजूर हुसैन ने बनाई थी। तो एक जमाने में हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, कोई ना कोई स्टूडेंट उसको जरूर गाता था। तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक स्कॉलर और कहना चाहिए म्यूजिक कानोसर अजय मनकोटिया साहब हैं। मुझे लगता है वो भी स्टूडेंट डेज से ही इसे गा रहे हैं। हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे इस मशहूर गजल के लिए। जनाब अजय मनकोटिया। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, हर जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी इस खूबसूरत गजल के लिए। तो खातिन हज़रात, बहुत बाद में जो हमें और दीगर लोगों को नैय्यारा नूर के बारे में टुकड़ों में इधर उधर से मालूम हुआ, जिसके बारे में बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, वो कुछ यूं था। मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि आजादी के 3-4 साल के बाद आसाम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के एक 5 बच्चों वाले भरे पूरे घर में एन क्रिसमस के दिन नैय्यारा नूर ने आंखें खोली। बहुत साल पहले उनके खानदान के बुजुर्ग, जो बुनियादी तौर पर अमृतसर के रहने वाले पंजाबी थे, वो कारोबार के सिलसिले में आसाम जाते रहते थे और फिर धीरे धीरे, आप जानते हैं कि पंजाबी लोग कहीं पे भी बस सकते हैं, तो वहीं बस गए। तो यूं गुवाहाटी इस खानदान का दूसरा वतन बन गया, लेकिन अमृतसर ही इस खानदान का असल मरकज रहा। फिर बंटवारे के चलते उनके खानदान के बाकी सारे अजीज रिश्तेदार तक़सीम वतन के बाद उजड़ कर जहां सिंह समाए जा पहुंचे। ज्यादातर लोग उन्हें पता चला घर वालों को कि लाहौर और कराची जैसे शहरों में चले गए थे, लेकिन नैय्यारा नूर के माँ बाप ने आसाम में ही रहना पसंद किया।
जहां अमन व अमान था और उनका अच्छा कारोबार था। यूं नैयरा नूर की इब्तदाई तालीम गुवाहाटी से ही शुरू हुई। कहा जाता है, उन्हीं ने बहुत से अपने इंटरव्यूज में बताया कि बचपन से ही सुरीली आवाजें नैयरा को पसंद थी। घर के पास कई छोटे बड़े मंदिर थे जहां साथ खेलने वाली लड़कियां जाकर मंदिर की घंटियां जब बजाती थी तो 5-6 साल की नैयरा उनकी आवाज में खो जाया करती थी। उनको घंटी की आवाज बहुत खूबसूरत लगती थी। यूं मंदिर से निकलने वाले भजन और आरती के सादा सुरों ने पहले पहल संगीत के हुस्न से उनका तारुफ कराया। घर में सबको अच्छी मौसीकी सुनने का शौक था और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का एक बड़ा खजाना मौजूद था। नतीजे में कानन देवी, कमला झरिया और बेगम अख्तर उनके जहन में ऐसी रच बस गई कि उनके अंदरून का हिस्सा बन गए। बहुत दिनों तक इन लोगों का कराची और लाहौर जा बसे रिश्तेदारों से कोई रब्त न हो सका। ये भी नहीं मालूम था कि कौन जिंदा बचा था, कौन कहाँ जा पहुंचा था। हालात नॉर्मल हुए तो फिर से लोगों का आना जाना, मिलना मिलाना शुरू हो गया। नैयरा नूर की वालदा कहते हैं कि कराची में रिश्तेदारों की किसी शादी में बच्चों को लेकर गई, लेकिन एक थ्योरी है कि वहां पासपोर्ट खो गया या कोई और दिक्कत हो गई और बॉर्डर के रास्ते बंद हो गए और ये लोग कराची में ही रह गए। और इनके वालिद जो है नूर अहमद, वो गुवाहाटी में ही रह गए और कहा जाता है कि 30 साल तक ये लोग जो है वहीं इसी तरह से अलग अलग रहे। तो यूं नैयरा ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की तालीम कराची में हासिल की। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन में ग्रेजुएशन किया। यानी उनकी जिंदगी की दूसरी दहाई कराची और बाद के दौर में लाहौर में गुजरी, जहां वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मौसीकी की एक शाम में अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ, ध्यान देने की बात यह है कि मीराबाई का एक भजन गाती हुई पाई गई और वो भजन था, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। ये कृष्ण भजन था। आपको याद होगा ये जनक जनक पायलबाजी में भी था और वाणी जयराम ने भी गाया था। तो शायद वो लता मंगेशकर वाला वर्जन वहां पे गा रही थी। उस महफिल में क्लासिकी मौसीकी के एक नामवर स्कॉलर जिनका नाम प्रोफेसर असरार अहमद था, वो मौजूद थे, जो इस्लामिया कॉलेज में म्यूजिक के इंचार्ज थे। उन्होंने बाद में किसी जगह बताया कि नैयरा को मैंने आंखें बंद करके सुना तो मुझे लगा ये भजन लता मंगेशकर खुद गा रही। तो यही वो असरार अहमद थे जिन्होंने नैयरा की हौसला अफजाई की, उन्हें बाकायदगी से गाने की तरगीब दी। तब तक नैयरा को नहीं मालूम था कि वो प्रोफेशनल वे में भी गा सकती हैं। असरार साहब ने कहा, और ये नैयरा ने ही किसी इंटरव्यू में बताया, कि ऊपर वाले ने आपको एक नेमत दी है, इसे जाय मत कीजिए। और फिर उन्होंने ही नैयरा से रेडियो पर किस्मत आजमाई के लिए कहा। और साहब कुछ दिनों के बाद जो रेडियो पे ऑडिशन हुआ वो बहुत दिलचस्प था। रेडियो में जब ऑडिशन हुआ तो वो भी बड़े बड़े उस्तादों के सामने, बल्कि वहां पे मलका मौसीकी के लक़ब से सरफराज रोशनारा बेगम, जो कि सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट थी उस जमाने में पाकिस्तान की, वो ऑडिशन पैनल की हेड थी। और उनके अलावा वहां थे उस्ताद सलामत अली खां और उस्ताद अमानत अली खां और टेलीविजन प्रोड्यूसर ख्वाजा नजमुल हसन भी मौजूद थे। जब नैयरा से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा गाया जो कोई भी तरबियत याफ्ता मतलब क्लासिकल सिंगर शायद कभी नहीं करेगा। नैयरा नूर ने अपनी फेवरेट अदाकारा शर्मिला टैगोर की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का एक गाना गाया, जो बस ताजी ताजी रिलीज हुई थी। गाना था चलो सजना जहां तक हवा चले। तो उस्ताद सलामत अली खान ने कहा कि शायद ये तो कोई नया हिंदुस्तानी फिल्मी गाना है। अमानत अली खान ने कहा कि फिल्म हिंदुस्तान की है तो क्या हुआ, फिल्म का नाम तो पाकिस्तान का है। ख्वाजा नजम साहब ने पूछा कि वो कैसे। कहने लगे कि साहब मेरे हमदम मेरे दोस्त अपने फैज साहब की नज्म से मजरूर साहब ने ले लिया। गर मुझे इसका यकीन हो मेरी हमदम, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त। तो साफ जाहिर था कि क्लासिकल म्यूजिक के उस्तादों को फिल्मी गाने की पेशकश कोई ज्यादा पसंद नहीं आई थी और पूरी उम्मीद थी कि वो रिजेक्ट हो जाती। लेकिन हुआ ये कि रोशनारा बेगम को नैयरा का गाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उन्होंने कहा माशाल्लाह बेटी, आपके गले में तो बहुत मुर्कियां हैं, कौन उस्ताद हैं आपके? नैयरा नूर का जवाब था कि फिलहाल ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ही उस्ताद हैं। हमारे घर में एक ग्रामोफोन है जिस पर कमला झरिया, कानन देवी और बेगम अख्तर के रिकॉर्ड सुनती हैं और उनके साथ गाने की कोशिश करती हैं। तो रोशनारा बेगम ने उनसे कहा नजमुल हसन साहब से कि इस बच्ची की रहनुमाई कीजिए, ये बहुत कुछ कर सकती है। तो इस तरह
नैयरा नूर ख्वाजा नजमुल हसन के शोज जैसे कि सुखनवर, अंदाज़े बयान और मेरी पसंद तक जा पहुंची। तो लोग बताते हैं कि जब बहुत मशहूर कंपोजर थे जो कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी थे, खुर्शीद अनवर साहब, जो भगत सिंह के बहुत करीबी दोस्त थे और फैज के भी थे, जब उन्होंने नैयरा को पहली बार सुना तो उन्होंने कहा, नैयरा मैं तो तुम्हारी जैसी आवाज की तलाश में न जाने कितने दिनों से था। यहाँ सभी टके बंदे अंदाज में नूरजहां की बनाई डगर पर ही चलते रहते हैं। मेरी बात याद रखना, कभी किसी और के अंदाज में ना गाना, जो गाना जी जान से गाना, दिल लगा कर गाना और अपनी आवाज में गाना। तो सब इस तरह नैयरा नूर की आवाज में गजलें रिकॉर्ड होकर पेश की जाने लगी। 1970 के डिकेड में नैयरा नूर ने बड़ी उम्दगी के साथ उस्ताद शायरों जैसे कि मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल और मोमिन खान मोमिन का कलाम अपनी पुरकशिश आवाज में गाकर एक दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। तो आइए दरख्वास्त करते हैं मोहतरमा नीलम कोहली से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, कि मोमिन खान मोमिन की एक मशहूर गजल जिसे बेगम अख्तर से लेकर गुलाम अली तक सभी ने गाया है, लेकिन नैयरा नूर का जो गाना है उसकी सादगी की बात शायद अलग है। ओवर टू नीलम जी। नीलम जी, शुक्रिया। वो जो हमने तुमने करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हमें तुमने करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही निभाता का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जो हमने तुमने करार था। वो जो लुत्फ मुझे पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, वो जो लुत्फ मुझे पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हमने तुमने करार था। सुनो ज़िक्र है कई साल का कि किया एक आपने वादा था, सुनो ज़िक्र है कई साल का कि किया एक आपने वादा था, सुनी बाहने का तो जिक्र क्या, सुनी बाहने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हमने तुमने करार था।
कि ना याद हो वही निवादा निबाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो हमने तुमने करार था। जी बहुत शुक्रिया नीलम कोहली साहिबा। ख्वातीन हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे कि नैयर नूर की एक बड़ी देन ये भी रही कि उन्होंने कामयाबी के साथ साबित किया कि नॉन फिल्मी म्यूजिक भी मकबूल हो सकता है और फिल्मी म्यूजिक से ज्यादा देर बाद साबित हो सकता है और अवामी सतह पर पसंद भी किया जा सकता है। दरअसल शुएब हाशमी, समीना अहमद, नवेज शहजाद और शहरियार जैदी के अर्ली 70s के एक ग्रुप ने अपनी कोशिश से तालीम याफ्ता लोगों के ज़ौक़ के लिए फिल्मी मौसीकी का एक बदल पेश करने की कोशिश की, जिसने कहा जाता है कि सचमुच माहौल बदल दिया। जगजीत सिंह ने भी हमारे वहाँ यही काम कुछ साल के बाद किया। तो नैयर नूर इस कोशिश की इब्तिदा का एक अहम हिस्सा मानी जा सकती हैं और आज हम उस दौर को उनकी गायकी के हवाले से ही जानते हैं। याद कीजिए उस दौर को कि हर शख्स फिल्मी म्यूजिक से नाराज नजर आता था। फिल्मी म्यूजिक को बहुत चीप किस्म की चीज समझा जाने लगा था क्योंकि अनाप शनाप लड़ाई झगड़े और भूत से लात वाली भोंडी फिल्में ज्यादा बन रही थी, जिनमें काफी बेतुके गाने होते थे और उस माहौल की वजह से एक कल्चरल वैक्यूम पैदा हुआ, जिसकी वजह से अच्छे नॉन फिल्मी म्यूजिक की सभी को सख्त तलाश थी। और नैयरा ने न सिर्फ अच्छा गैर फिल्मी संगीत दिया बल्कि नए अदब और मौसीकी के बीच की दूरी को भी कम किया। लगता था वो गा नहीं रही हैं, बस शायरी को इजहार दे रही हैं। वजह शायद ये थी कि उनकी मौसीकी रवायती मौसीकी नहीं थी बाद के दौर में, जो ज्यादा पॉपुलर हुई और शुरू में उन्हें सुनने वालों को ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मौसीकी सुन रहे हैं, ऐसा लगता था कोई तरन्नुम के साथ कोई सुना रहा है। गालिब ने, आपको याद होगा, अपने खत में किसी दोस्त को लिखा था कि बारिश 1 घंटा हो तो उनकी छत 4 घंटे बरसती। तो साहब, जिस एल्बम की अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक गाना था, बरखा बरसे छत पर मैं तेरे सपने देखूं। ये गाना नैयरा ने अपने शौहर शहरियार जैदी के साथ मिलकर गाया था और एक जमाना था कि ये हमारे हॉस्टल का मानसून सॉन्ग हुआ करता था। जैसे ही बारिश शुरू होती थी हमारे हॉस्टल में ये कोरस में गाया जाता था। फिर बारिश चाहे रुक भी जाए लेकिन हमारे म्यूजिकल सपने देर तक नहीं रुक पाते थे। इस एल्बम में 12 गाने थे जिन्हें हम लोगों ने कम से कम 1200 बार जरूर सुना होगा। यूं फैज की सोच, फलसफे को और उनकी शायरी को नैयरा नूर ने हमारे ज़हन दिल का एक हिस्सा बनाने में अहम रोल अदा किया। वरना सोचिए हम क्या और हमारे जैसों की बिसात क्या कि हम कभी बाजार में पा बजौला चलने को तस्वर ला सकते। पा बजौला यानी पैर जौला के ऊपर, यानी शोलों के ऊपर, यानी अंगारों के ऊपर कैसे चला जाता है। तो अगर नैयरा ने अपनी आवाज से इस पा बजौला को इतना पुरकशिश ना बना दिया होगा। इस वक्त चित्रा कुमार हमारे साथ हैं, तो आइए उनकी मदद से याद करते हैं फैज की गिरफ्तारी और माशाल्लाह जनरलों के जबरो सितम की एक भूली बिसरी कहानी, जो सिर्फ नैयरा की वजह से ही हमारे शऊर और लाशऊर का जुज़े ला यनफक है शायद अब तक। मोहतरमा चित्रा कुमार। आपका शायद ट्रैक नहीं चल पा रहा है, आप यूं ही गा दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी शुरू हो गया जी जी, इट्स कमिंग जी। आज बाजार
जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू चित्रा जी, बहुत बहुत लुत्फ आया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जैसे दानिश साहब ने जिक्र किया बहजाद लखनवी की गजल का, तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि वो देखिए इंतखाब कलाम का जैसे बात हुई कि बहुत दखल होता है किसी चीज के मशहूर होने में, तो वो गजल मशहूर नहीं थी, लेकिन जब नैयरा ने उसे गाया और दैट बिकेम एन इंस्टेंट हिट, तो फिर बहजाद लखनवी साहब की एक वो वीडियो है, कभी पीटीवी पे चला करती थी, दिखाते हैं कभी पुरानी, जब कोई रिकॉर्डिंग दिखा रहे होते हैं, तो वो बिस्तर पर एक मतलब उमर रसीदा उस वक्त काफी थे, यानी अच्छा आखिरी दिनों में उनकी जुबान में भी वो रिकॉर्ड की गई कि वो भी एक तबर्रुकन महफूज रह जाए। तो वो सफेद रीश बुजुर्ग एक हैं, गालिबन हॉस्पिटल के बेड पर ही मौजूद हैं, तो उनकी जुबान में भी वो गजल फिर सुन के रिकॉर्ड की गई, जो शायद उन्हें कभी मुशायरे में भी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। बहुत लुत्फ आया चित्रा जी के इस नज्म का जो उन्होंने। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, नैयरा की आपने गायकी की पहले खसूसियात के हवाले से बात की, चंद अच्छे पॉइंट आपने छेड़े। मैं छोटा सा उसमें ये इजाफा करना चाहूंगा कि देखिए कि लाइट म्यूजिक के लिए जो आवाजें होती हैं, हर आवाज हर किस्म की मौसीकी के लिए मौजू नहीं होती। ये एक बड़ा मैं कहूँगा डेलिकेट, एक बड़ी बारीक सा नुक्ता है, और अक्सर जब हम चीजें सुनते हैं तो हमें मालूम होता है, अगर थोड़ी सी यानी इंसान कनरस हो, मौसीकी से दिलचस्पी रखता हो, तो अंदाजा होता है कि ये आवाज शायद इस कंपोजिशन के लिए या इस सिन्फ के लिए, वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, उसके लिए मौजू शायद नहीं थी। नैयरा की सूरत में हम देखते हैं कि उनकी आवाज, मैं समझता हूं कि उन चंद आवाजों में थी हमारे कंटेम्परेरी म्यूजिक में जो लाइट म्यूजिक के लिए मौजू तरीन कही जा सकती हैं, और यही एक खूबी है जो उनको नुमाया करती है। अगर बल्कि दानिश साहब मुझे थोड़े सा टेक्निकल होने की इजाजत दें, तो मैं कहूँगा कि ये हमारे यहाँ एक होता है ना, आवाज में जो कपाहट होती है उसके हिसाब से कंपत, कि वो एक हल्की सी लर्जिश, जो लज्जा है ना, वो मौसीकी की जुबान में बात करें तो वो एक ऐब है, खूबी नहीं है, एक ऐब शुमार होता है। लेकिन चंद हमारे पास गुलकार ऐसे हैं, मैं फौरी तौर पर जो ऐसे जहन में नाम आ रहे हैं, दो नाम लूंगा, जिनकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट, लज्जा मौजूद है, लेकिन वो खूबी की बजाय खामी की बजाय वो खूबी बन गया। तलत महमूद साहब बहुत बहुत बड़ा नाम है। आप देखिए कि एक कुदरती उनमें एक हल्की सी आवाज में लर्जिश मौजूद है। दूसरा जिनकी आज हम महफिल में बात कर रहे हैं, नैयरा, तो इनकी आवाज में भी कुदरत, लेकिन सुर में परफेक्ट है दोनों में, या बाकी भी जो लोगों का हम अगर इस हवाले से जिक्र करें तो वो सुर परफेक्ट है बावजूद इस हल्की सी लर्जिश के। लेकिन ये भी उनकी खूबी बन गया। अब ये खूबी किस तरह हुआ कि जो अंदोह और गम का तासुर है उसको नुमाया करने के लिए ये हल्की सी लर्जिश बड़ी, मैं कहूँगा, कारआमद साबित हुई। और इसको हमारे जो मूसिकार थे, आपने प्रोफेसर सराज साहब का जिक्र किया, बड़े कमाल कंपोजर थे, मास्टर जायद साहब का भी आपने जिक्र किया। हमारी न्याजमंदी में खुशकिस्मत हूँ कि इन यानी अक्सर लोगों से मेरी न्याजमंदी रही है बतौर एक मौसीकी के तालिब इल्म के और फनून लतीफ़ा के। तो उन्होंने ये बात पहचान ली कि ये आवाज जो है, आप ये देखिए कि मोस्टली जो है नैयरा की चीजें वो अंदोह का तासुर लिए हुए हैं, गजल हो या नज्म हो, तो उसके लिए वो बड़ी मौजू और भली लगी। आप बल्कि देखिए कि जो पीटीवी की इब्तदाई रिकॉर्डिंग्स हैं, बल्कि अक्सर तो उन दिनों लाइव चला करते थे प्रोग्राम, 1970s की जो है अर्ली ईयर, उनमें लाइव चला करते हैं, तो वो बहुत चीजें महफूज नहीं भी हैं, वो बाद में उनसे कहकर रिकॉर्ड करवाई गई, कुछ फिल्म में भी ली गई बाद में। लेकिन वो जो इब्तदाई चीजें हैं, वो सुखनवर प्रोग्राम मेरी पसंद तो बहुत बाद में आया, कोई 10-12 साल बाद के, जिसमें उन्होंने फिर वो सब चीजें एक नई पेशकश के साथ सामने लाई। लेकिन
उस दौर में आप देखिए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ उन्होंने रिदम को भी अवॉइड किया। सिर्फ जो है वायलिन या सितार या सारंगी, इनका एक सुर की हल्की सी छाया है पीछे जब वो नज्म, वही आजाद नज्म पेश कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह कंपोज की गई है कि एक तो वो तारों की लर्जिश, यानी तीनों जिनका मैंने नाम लिया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, सारंगी हो, सितार हो, वायलिन हो, तो उस जो एक सुर की छाया पीछे बन रही है आवाज के, वो उस लर्जिश के साथ मिल रही है, और वो जो तासुर पैदा हो रहा है दैट इज रियली रियली वेरी रेयर, जो कम से कम मैं अपने जो महदूद मेरा एक तालिब इल्माना सा मुतालिया या नजर है, उसमें हमें कहीं और नजर नहीं आता। दानिश साहब कुछ इजाफा फरमाएंगे बात को आगे बढ़ाते हुए? जी। आपकी बातों से याद आया कि अनिल बिस्वास साहब किसी जमाने में मतलब फिल्मों से मायूस होके, बल्कि नाराज होके ऑल इंडिया रेडियो आ गए थे। तो उन्होंने बताया था कि तलत महमूद अपनी, जो आपने जिस कंपन की बात कही, तो लर्जिश को अपनी कमजोरी समझते थे, और अनिल बिस्वास ने उनसे कहा नहीं, यही तुम्हारी आवाज की खूबसूरती है। तो खूबी है। और फिर वो हंसते हुए ये भी कहते थे कि अगर माइक्रोफोन इन्वेंट नहीं होता तो तलत साहब जो है वो सिंगर नहीं होते। तो क्योंकि माइक्रोफोन, और वो भी कंडेंसर माइक्रोफोन, जो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स हैं, उनकी वजह से इस तरह के जितने भी सिंगर्स हैं उनकी बहुत अच्छी मदद हुई, और इस बहाने ये खूबसूरत आवाजें हम तक पहुंची। हमें याद आता है कि नैयरा नूर ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में कहा कि सिर्फ वो वही शायरी गाना चाहती थी जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कुछ कहा गया हो, जिसका कुछ एसेंस हो, जिसमें कुछ सब्सटेंस हो। क्योंकि उनका कहना था कि शायरी के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे ताल्लुक पैदा हो सके। और बड़े असातिज़ा का जो कलाम है उसमें कुछ गहराई होती है, उसमें नए दौर के लोगों में फैज इसी वजह से उनके फेवरेट थे। नैयरा का कहना था कि फैज इसलिए पसंद थे कि उनका जाहिर और बातिन एक जैसा था, और वो अंदर से बाहर तक एक ही तरह के दर्दमंद इंसान थे। उनके अंदर झूठ नहीं थी, मुनाफिकत नहीं थी। अहमद नदीम कासमी हमें याद आते हैं, जो कि अपने गुलजार साहब के शायरी और अफसाने के गुरु थे, और परवीन शाकिर के भी गुरु थे। उन्हीं अहमद नदीम कासमी ने एक बार वो बात कही थी जो अभी अतर साहब ने कही, कि आजाद नज्म को नैयरा नूर से बेहतर कोई नहीं गा सकता, ये उन्होंने कहा था, क्योंकि वो शायरी उसके मफहूम से पूरा इंसाफ करती है। और ये सच भी है कि नैयरा ने गजलों के मुकाबले में नज्मों को इतनी खूबसूरती से गाया है कि ऐसा लगता है कि उन्हें नज्म बल्कि ज़ब्त नज्म की आवाज कहा जाना चाहिए, क्योंकि नज्में उनसे बेहतर शायद ही किसी ने गाई हो। एक नहीं, दो नहीं, 20 नज्में हैं जो उन्होंने अपनी आवाज से लाजवाल बना दी, अमर कर दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी किताब का इंतसाब, सरे वादी सीना, ये फैज की किताब है, उसका इंतसाब यानी डेडिकेशन को भी कोई गाया जा सकता है, कोई गा सकता है। आपको याद होगा उसमें एक हिस्सा है शुरू का कि आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलिस्तां से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। जर्द पत्तों का देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कलरकों की अफसरदा जामों के नाम, किरमुखुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेल वालों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम। बादशाहे जहां वालिये मासिवा,
नायबुल्लाह फिल अर्द दहका के नाम, जिसके ढोरों को जालिम भगा ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। हाथ भर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। उन दुखी माओ के नाम, उन दुखी माओ के नाम, उन दुखी माओ के नाम, उन दुखी माओ के नाम। रात में जिनके बच्चे बिलकते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजू से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों सारे उनसे बहलते नहीं। जी बहुत शुक्रिया ऋचा। तो खातिन हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे कि नैयरा नूर ने नए दौर के लोगों को माजी के सुनहरे संगीत से मुतारिफ कराने का काम भी किया। नैयरा उनके शौहर शहरियार ज़ैदी ने 1930 और 40 की दहाई के जो पॉपुलर फिल्मी नगमे थे, उनके बाकायदा म्यूजिक कॉपीराइट्स के सारे मरहले तय करने के बाद मशहूर वायलिन नवाज जावेद इकबाल की हिदायत में नए अंदाज में, रिमिक्स नहीं, बाकायदा नए अरेंजमेंट के साथ उसको रिकॉर्ड किया और फिर यूं एक एल्बम यादों के साए के नाम से रिलीज हुई। ये अकेली एल्बम थी उस जमाने में, उस दौर में, जिसे अपनी औलादों को सुनते हुए देखकर दादा दादी और माँ बाप खुश हो जाया करते थे, क्योंकि डिस्को साउंड्स के उस दौर में अपने सुनने वालों को 1930 और 40 के दौर में वापस ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो इस म्यूजिक ने पाकिस्तान के लोगों को बंटवारे से पहले की संगीत की मिठास का एहसास दिलाया। अनिल बिस्वास उस जमाने में फिल्मी म्यूजिक से किनारा कश हो चुके थे। उन्होंने अपने एक गाने को जब नैयरा की आवाज में सुना तो उन्होंने लिख के, एक फ्लैप पे लिख के उनको भेजा और उस फ्लैप को एक खत की तरह से नैयरा ने हमेशा बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ संभाल कर रखा। आज भी उनके खानदान वालों ने उस फ्लैप को संभाल के रखा है। उसमें उन्होंने लिखा था माई चाइल्ड, काश मैंने असली गाना आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया होता। उसके बाद उन्होंने लिखा कि तुम्हारी आवाज ने मेरे अंदर एक ऐसा कॉर्ड जो है उसे छेड़ दिया जो मुझे लगता है कि जो खत्म हो चुका था और जिसको मैंने सुना ही नहीं था बहुत जमाने से। ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, ये मैं बहुत ही बुरा तर्जुमा कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैयरा का माजी की विरासत से एक अजीब सा रिश्ता था। तभी नैयरा की गायकी जो है किसी नर्म मुलायम मीठी याद की तरह से है। इस बात की एक अच्छी मिसाल अख्तर शीरानी है। बेहतरीन शायर होने के बावजूद लोगों ने भूल से गए थे, लेकिन जब नैयरा ने ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर गाया तो देखिए कि शीरानी कितनी शीरीनी के साथ नए दौर की आवाज से हम आहंग महसूस हुए। हमें खुशी है कि इस वक्त हमें मेजर जनरल वजीफा याब जनाब टी.के. गाजरिया का साथ हासिल है। सुनाचे आइए, उन्हीं से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर अगर वो पेश करें। ओवर टू जी।
बर्बाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इश्क न छेड़ाया कि हमें हम भूले हुओं को याद न कर। पहले ही बहुत नाशाद है हम, तू और हमें नाशाद न कर। किस्मत का सितम ही कम नहीं कुछ, ये एक ताज़ा सितम भी याद न कर। यूं जुल्म न कर, बेदाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। रातों को उठ उठ कर रोते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं। आँखों में तस्वर, दिल में खलिश, सर ढूंढते हैं, आहें भरते हैं। ऐ इश्क ये कैसा रोग लगा, जीते हैं न जालिम मरते हैं। इन ख्वाबों से यूं आज़ाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। बहुत शुक्रिया, मजा आ गया साहब। बहुत ही खूबसूरत आपने ये पेशकश, हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पेशकश के लिए। ख्वातीन व हज़रात, नैयरा नूर ने एम अशरफ, कमाल अहमद, निसार बज़मी और रॉबिन घोष, जो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर कंपोजर हुआ करते थे, उनके साथ बहुत से अच्छे फिल्मी गाने भी दिए जो हिंदुस्तान तक कम ही पहुंचे, बिकॉज उस जमाने में भी फिल्में नहीं आ पाती थी और नतीजे में हम हिंदुस्तानी लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम तक बस फैज का फैज पहुंचा, नतीजे में उसी को हमारे यहाँ ज्यादा याद किया जाता है। हाँ, एक और बात याद आई कि हम में से बहुत सारे लोग हम के ठहरे अजनबी को एक रोमानी गजल समझते हैं, लेकिन जब लोगों को उस नज्म का कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है और जब उसके पीछे की कहानी पता चलती है तो उनको हम के ठहरे अजनबी और अच्छी लगती है। क्योंकि अच्छे और बड़े लिटरेचर की पहचान यही है कि उसमें असल बात का हवाला दिए बगैर भी यूनिवर्सल गहराई और गिराई पैदा की जा सकती है। तो बांग्लादेश के जन्म और लाखों लोगों के दुख दर्द की कहानी, शायरी और मौसीकी की ज़बानी, इससे बेहतर क्या बयान हो सकती थी। अगर कोई नज्म किसी मुल्क की मेटाफर बन सकती है तो ये नज्म वही मेटाफर है। साथ ही साथ दूसरी अहम बात यह है कि नैयरा का ये भी कमाल है कि उन्होंने ये नज्म अपने नाम कर ली है, लिखवा ली है, और मुश्किल ही लगता है कि आने वाले ज़माने का कोई फनकार इस नज्म को इससे बेहतर अंदाज दे पाएगा, या अवाम तक पहुंच के एतबार से देखें तो शायद ही कोई और आने वाले ज़माने में इस नज्म को उनसे ज़्यादा लोगों तक ले जा सके जहां तक नैयरा ने इसे पहुंचा दिया है। तो इस यादगार नज्म का एक निजी एहसान इस खाकसार पर यह है कि इस नज्म को किसी किरदार की तरह सेंटर में रखकर हमने कश्मीर में एक ड्रामा लिखा था जिसने हमें साल 2007 का कौमी अवार्ड ड्रामे का दिलवाया। तो ऋचा प्रकाश जो अभी आपके सामने उन्होंने कुछ गाया था, तो कुछ अरसा पहले इस ड्रामे से ऋचा का तारुफ हुआ क्योंकि हमने
इसे बाकायदा क्लासरूम में सुनाया। नतीजे में अब न वो ड्रामा इनके लिए अजनबी है और न ये नज्म। तो आइए रिचा से ही सुनते हैं, हम के ठहरे अजनबी। कितनी मज़ारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, इतनी मज़ारातों के बाद फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना। कितनी मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। कब नजर में आएगी बेदाग सबसे की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सबसे की बहार। खून के धब्बे धुलेंगे, खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। जी खुश रहिए, बहुत ही अच्छा गाया आपने जी। ख्वातीन हज़रात, और अब आइए याद करते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा दौर आया, उस दौर को जब या तो हर चीज हराम करार दे दी गई या फिर फौज के जूतों की धमक के नीचे दब गई। उस दौर के माहौल की एक झलक का अंदाजा आपको इस वाक़े से हो सकता है जो एक रेडियो स्टेशन में हुआ। एक साहब ने बताया कि 1979 में जब उनका लाहौर रेडियो जाना हुआ तो इत्तेफाक से वहां उस्ताद गुलाम अली भी आए हुए थे। नतीजे में बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तभी वहां फरीदा खानम भी आ गई। उन्होंने खान साहब से यूं ही रस्मन पूछा कि खान साहब कैसा काम चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, यानी कि म्यूजिक का कामकाज। गुलाम अली ने कहा कामकाज से मुराद अगर म्यूजिक से है तो बस यूं समझिए कि यहाँ हर तरफ हर जगह बस एक ही साज बज रहा है और वो है डुगडुगी। फरीदा खानम ने कहा मैं कुछ समझे नहीं, डुगडुगी तो ऐलान वेलान के लिए बजाई जाती है। गुलाम अली ने कहा कि वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे ही किसी प्रोड्यूसर से गाने बजाने की बात करेंगे वो डुगडुगी पर यही सरकारी ऐलान सुनाएगा कि मौसीकी हराम हो चुकी है। तो देखिए दिलचस्प हकीकत यह है कि जब सरकारी सतह पर मौसीकी पर पहरे बिठाए जा रहे थे, डिस्करेज किया जा रहा था, पाबंदियां लगाई जा रही थी, तभी नैयरा नूर की मकबूलियत दिन रात चौगनी तरक्की पर थी, क्योंकि लोग घरों में सुन रहे थे। लेकिन फिर बाद के बरसों में अपनी शोहरत की बुलंदी के ही दिनों में उन्होंने मौसीकी में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। ये 10-15 सालों के बाद की बात है। और कुछ लोगों का कहना था कि अच्छा काम हो ही नहीं रहा था। ये खुद उन्हीं ने कहा कई जगह, तो वो क्यों गाती ना। ऐसा माहौल था जिसमें कोई अच्छा फनकार दिलचस्पी ले
कुछ और लोगों का कहना था कि वो सूफी हो गई हैं और बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में गुम रहना पसंद करती हैं। खैर, इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक अजीब बात ये भी हुई कि जिस दौर में नैय्यारा नूर ने गाने से किनारा किया, वही दौर इंटरनेट की शुरुआत का दौर भी है। मौसीकी छोड़ देने पर उन्हें गुमनामी की धुन में खो जाना चाहिए था, लेकिन मामला उल्टा ही हो गया। इंटरनेट ने उनकी आवाज और उनकी सादा मिजाज शख्सियत को नए दौर के नए सुनने वालों तक पहुंचाया। हम इसे नैय्यारा नूर का डिजिटल पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। यह हकीकत है कि अगर इंटरनेट न होता तो क्या हम इतनी आसानी से आज ये प्रोग्राम पेश कर पाते, या नैय्यारा नूर की गजलों, नज़मों और गानों तक क्या हम रसाई हासिल कर पाते या उन्हें याद कर पाते? तो क्यों ना हम इंटरनेट को सावन रुत की पवन करार दें थोड़ी देर के लिए, जिसने कुछ कीमती चोटों को हरा रखने में, उन्हें याद रखने में हमारी मदद की। आप जानते हैं कि सावन में पुरानी चोटें याद आती हैं, तो चलिए क्यों ना उन्हीं के गाने से उनकी याद को मुखातिब किया जाए। नंदिता ठाकुर हमारे साथ हैं। अब ये जो भी कहेंगे वो इंटरनेट और नैय्यारा की याद की ही बात होगी। ओवर टू नंदिता ठाकुर। शुक्रिया। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की बाजें बजी, फिर पत्तों की बाजें बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पहुँचे बोनी घास के हरे समंदर में, फिर पहुँचे बोनी घास के हरे समंदर में। रुत आई पीले फूलों की, 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 तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन
जी बहुत शुक्रिया। जी अतर मसूद साहब हमारे साथ हैं। जी बहुत ख्वातीन और हज़रात, उम्दा नंदिता जी, बहुत बहुत लुत्फ आया। जी बल्कि तुम याद आए, इसकी रदीफ नासिर काज़मी साहब की ये गजल है, तो मुझे तो वो मिसरा याद आ गया कि क्या क्या हमें याद आया जब याद तेरी आई। वाह। सुई तबस साहब की गजल है ना, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, उसमें वो कैसा बरमहल मुझे बस याद आ गया। माशाल्लाह बहुत लुत्फ आ रहा है आपका दानिश भाई। बहुत आपका भी इंतखाबे कलाम और इंतखाबे फनकार बहुत उम्दा है। और उनका भी जो है, आउट ऑफ मेनी हिट आइटम्स जो इन्होंने इंतखाब किया, हमारे साथियों ने नैरा के आइटम्स, वो भी लाजवाब हैं। एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहूँगा इस मौके पर कि देखिए, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा फन की दुनिया में, कई जो हैं एवरलास्टिंग हिट्स दिए, लेकिन हमें इस बात पे भी देखना चाहिए कि ये जो उन्होंने एक अंदाज दिया, एक ट्रेंड दिया, वो फिर आगे किस तरह चला। असल बात ये होती है देखने की कि कोई भी एक जो नई राह इजाद की, नई बात की, उसको अगर उसमें जान होती है, हम अदब और मौसीकी की अगर दुनिया के हवाले से बात करें, तो फिर तो माना जाता है कि यार इसमें कुछ जान थी तो बात आगे बढ़ी, नहीं तो वो उसकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है, वो चीज वहीं फेड आउट, डाई आउट हो जाती है। लेकिन जब मैं नैरा की मौसीकी पर गौर करता हूँ, उनके आइटम्स पर, उनका जो भी तकरीबन 2 दहाइयों तक तो उनका एक्टिव रहा मौजूदगी मौसीकी के सीन पर, तो ये जो अंदाज उन्होंने दिया, आप देखिए कि आने वाले बरसों में वो हमारे यहाँ पीटीवी के और बाद में जो प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, उन ड्रामों का हिस्सा बन गया। यानी पहले उनकी नज़में हमारे डायरेक्टर्स ने या जो थे हमारे सिंगर्स, उन्होंने जो मुख्तलिफ टीवी सीरियल, ड्रामा सीरियल या इवन लॉन्ग प्लेस जो थे, उनके जो स्टार्ट में जब वो क्रेडिट्स वगैरह चल रहे होते हैं, उसके पीछे वॉइस ओवर में आई। दरमियान में भी मैंने नोट किया बहुत सी जगहों पर कि वो नज़में या उस अंदाज की नज़में फिर बाद में नई कंपोज करवा के, नई लिखवा के वो की गई। तो मैं इसे उस अंदाज की एक कंटिन्यूएशन समझता हूं जो उन्होंने 1970 की दहाई में शुरू किया। वो बात का, अच्छा आप देखिए कि बहुत सी नज़में उनकी ऐसी गाई हुई हैं जो बाद में, यानी 15 साल 20 साल बाद आने वाले ड्रामों के टाइटल सॉन्ग बन गए। तो हम बजा तौर पे कह सकते हैं कि ये उसी अंदाज की पजीराई है और वो आज तक चल रहा है। यानी आप देखिए तक कमोबेश 40-42 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो सीरियल बन रहे हैं उनमें भी वो वही टेक्निक और इन सम केसेस वही टुकड़े नज़मों के वो शामिल किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये उस अंदाज की एक तसलसल है जो चल रहा है। ओवर टू यू दानिश भाई। जी 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक चलते चलते एक बात ये भी याद आई कि नैरा के गाने, पता नहीं क्या बात है, ये मेरे साथ है कि सबके साथ है, शाम को बहुत अच्छे लगते हैं। सोचिए कि सूरज डूब रहा हो और साहिल के उस पार डूबते सूरज की रुखसत के आखिरी लम्हों को देखते हुए आप नैरा नूर का संगीत सुन रहे हो। और वजह शायद इसकी ये है कि नैरा नूर के गाने में किसी उदास शाम की मानंद पुरकशिश सुर्ख और उदास सुरमई रंगों के सभी दिलनशीं शेड्स मौजूद होते हैं। और देखिए कि शामें हमेशा खूबसूरत होती, लेकिन हाथ से फिसलती रेत की तरह बस थोड़ी देर के लिए तो होती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नैरा की आवाज में उदासियां बहुत थीं और वो उदास लम्हों की तर्जुमानी बहुत आसानी से कर लेती थी। लेकिन ये भी सच है कि उनकी आवाज ने मायूसी कभी पैदा नहीं होने दी। उनकी आवाज में एक आस थी, एक रजायत थी, नए और बेहतर वक्त का दायमी इंतजार था। नैरा को लगातार मुसलसल सुनने वाले धीमी जेर लब मुस्कुराहट के साथ जिंदगी की अनहोनी नाहमवारियों के साथ गुजारा करना सीख जाते हैं। तो चलिए दुआ करते हैं
कि फैज की वो दुआ जो नैयरा से हम तक पहुंची, जो अब ऋचा के जरिए आप तक पहुंचेगी, कि आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती। ओवर टू ऋचा। और मैं चाहूंगा कि ये जो दुआ है फैज की जो नैयरा से हम तक पहुंची, आप सब लोग भी अगर इसे साथ में गुनगुना ले तो ये हम सबकी दुआ बन सकती है। जी ऋचा। आइए अर्ज़ गुज़ारे के निगारे हंसी, ज़हरे इम्रोज़ में शीरीनी फरदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गराबारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे, जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मे मुनावर कर दे, जिनके कदमों को कोई राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। जी बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात, इतने सब्र के साथ आपने हम लोगों को बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम आपकी मोहब्बतों का। सुपर सुपर दानिश, एंड जबरदस्त आज का इवेंट था, नो डाउट अबाउट इट। और आज की नई डिस्कवरीज में जो ऋचा आपकी है स्टूडेंट, वो काफी इम्प्रेसिव दिखाई दी, और लोग तो बहुत ही मजे हुए और बहुत नोन लोग हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा नई एंट्री है एंड शी डिड वेरी वेल, एंड आई बिलीव लुक्स लाइक शी इज क्वाइट एक्टिविस्ट आल्सो एट जामिया, मे बी। मतलब इम्प्रेशन यही नजर आ रहा है। नंदिता और दिव्या भी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, मुझे लगता है। यस ऑफ कोर्स। हालांकि ये लोग काफी एक्टिव हैं और बाकी जगह तो काफी गाती हैं, लेकिन हमारी महफिल में शायद आज बहुत ही आज का इवेंट बहुत जबरदस्त रहा। आई एम श्योर